अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम जिस मौजू पर है वो मेरे नज़दीक बहुत ही अजीज रहा है और वो है कि सोलर एनर्जी जिससे पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया है, एक इंतहाई अच्छा प्रोग्राम और जो हमारी एक यूनिक एक ख़ास कैपेबिलिटी है कि हम अच्छे प्रोग्रामों को भी इतना ख़राब कर देते हैं कि वो एक बर्डन बन जाता है और वो ऐसे फेलियर मोड में चला जाता है कि हर एक पाकिस्तानी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सोलर एनर्जी और उसकी यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से हमने उसको मिसमैनेज किया है, जिस तरह से हमने उसको तबाही के किनारे पे लाया है, वो मिसमैनेजमेंट की और नाअहलियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब रिसेंटली जो घरेलू सार्फिन के लिए 26 से 11 सेंट पर बिजली सरप्लस बिजली खरीदने का नेट मीटरिंग के जरिए हुक्मनामा जारी हो गया है। अब इसको आप इस तरह देखिए कि जो सर्कुलर डेप्थ की वजह से हमारे पास जो इतना बड़ा डेफिसिट जमा हो गया है, उसको रिकवर करने के लिए हमने ग्रिड से जो बिजली सप्लाई होती है उसकी कास्ट 50 से 65 पाकिस्तानी रुपए तक कर दी है। अब जब 26 रुपए रेट था तो देयर वाज ए बैलेंस, बट नाउ it is almost impossible for to promote and install new solar systems. इसको आप इस तरह से देखिए कि जो IPPs बने हैं सोलर में, उनको अभी तक until recently 26.5 या 29 रुपए पर यूनिट हम देते रहे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस कानून में जो अभी बनाया गया है कि पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे इसका इतलाक नहीं होगा। तो घूम फिर के बात कहाँ आती है कि हम IPPs को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे बच्चों के हलक से खाना निकाल कर उनको पेमेंट हो रही है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि पिछले 4 साल में 3 साल में जब से ये एक हमारा नया सेटअप आया है पाकिस्तान में अदलिया का और केयर टेकर गवर्नमेंट एंड उसकी बहस में हम नहीं जाते, लेकिन हम ये देखते हैं कि गर्दिशी कर्जा वो बढ़ता जा रहा है और वही लोग हैं जिनके बहुत सारे दूसरे बिजनेस हैं
वही 30-40 35-40 लोग हैं और हम उनको पेमेंट्स किए जा रहे हैं और वो पैसे हम कॉमन आदमियों से वसूल कर रहे हैं डिफरेंट टैक्सेस में। और ये भी IMF की शराइत की वजह से हमें करनी पड़ रही हैं चीज़ें। तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि हमें कर्जे लेना ही नहीं चाहिए। हमारी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ है, अगर उसको सही तरह मैनेज किया जाए। इससे आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा ड्रीम था मेरा कि सोलर एनर्जी, उसका जो पैशन, 2011 में मैंने अपने घर में न सिर्फ ये एक सोलर का एनर्जी का सिस्टम लगाया, बल्कि उस घर में उस वक्त 2011 की बात है कि सारे फैंस 12 वोल्ट DC पे थे और सारा जो एयर कंडीशनर भी मेरे जो थे वो उस वक्त DC पे सोलर सिस्टम से चल सकते थे। साथ ही मैंने एक, क्योंकि कराची में घर था और उस नज़दीक था समंदर के, उस पर हमने एक 2 किलोवाट की विंड मिल भी लगाई हुई थी और उनको इंटीग्रेट किया हुआ था। उस वक्त मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी। तो उस वीडियो का नाम मैंने रखा था लोड शेडिंग इज़ ए क्राइसिस और ब्लेसिंग, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक वो अभी भी अवेलेबल है, मैंने अपनी स्लाइड्स में डाल दिया है। और 2-3 स्लाइड मैंने डाली हैं जिसमें नंबर्स हैं और क्या कबाहतें हैं हमारे सिस्टम में, क्यों हम ये कर रहे हैं। हमने कभी सोलर एनर्जी के एक्चुअल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ही नहीं की। देखें, हमारे पास सॉल्ट होता है और जो बड़े सिस्टम्स हैं जो टावर टेक्नोलॉजी में, कभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया। हम लोग उसमें जो नमक इस्तेमाल होता है वो हमारे साइंटिस्ट खुद बना सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज हम खुद बना सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स हम खुद बना सकते हैं। तो उस वक्त भी मेरा विजन ये था कि सोलर एनर्जी विल कम टू अवर रेस्क्यू। अच्छा, हम सोलर एनर्जी पे जो घरेलू सार्फिन को ही क्यों पेनलाइज कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से ये इनजस्टिस है, अनफेयर है, और हमें वो चीज़ें नहीं दोहरानी चाहिए। आप सिंध में जो रोशन सिंध का एक प्रोग्राम था, उसका क्या असर हुआ, आप लोग नेट पे जाके देख लें कि उसमें सिर्फ एक बेनामी अकाउंट में उस वक्त एक साहब ने 700 मिलियन रुपीस रिसीव किए थे, एंड इट वाज बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रोजेक्ट था और कुछ सही नहीं हुआ उसमें। इंक्वायरीज हुई, ये हुआ, नैब ने वो किया, करप्शन वालों ने, सब ने इन्वेस्ट, कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं देख रहा था कि उस टीम में से एक साहब अपने आप को एक्सपर्ट बनाकर और बिजनेस कर रहे हैं और बाकी लोग वो कहते हैं जिस मुल्क से भागे हुए हैं। और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके नाम नहीं लिए जा सकते। और इसी डर और खौफ में पूरी कौम जीती रही है। और अब भी अगर हमने सही स्टेप्स नहीं लिए तो सोलर एनर्जी का फ्यूचर तो मर जाएगा। अच्छा, एक और मज़े की बात आप देखिए कि क्लेम ये करती है गवर्नमेंट कि हम 24 to 26% और ऑफ आवर मिक्स ऑफ द पावर इज फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो भाई, अगर सोलर एनर्जी से अगर आपको सस्ती बिजली मिल रही है
और इतनी ज़्यादा मिल रही है 26-24% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, तो वाई द प्राइस हैज़ गॉन टू 50 and 60 सेंट्स। ये टैक्स है ना एक तरह का, 50 सेंट्स को रुपए पढ़िए, तो 50 to 60 रुपीज़ पर यूनिट पर कैसे बिजली गई है ये किसी को सोचना चाहिए। एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि हाँ हमारे से प्लानिंग में गलतियाँ हुई हैं। हम तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हमें तो किसी का ना नाम लेने की ज़रूरत है ना, लेकिन नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप रोशन सिंह का प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें आपको बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे। तो उससे वो उस वक्त हुआ तो मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने सोलर का बिजनेस ही बंद कर दिया पाकिस्तान में। हालांकि मैंने जाकर चाइना में ट्रेनिंग ली थी, मैंने डिज़ाइन सीखा था और हम लोगों को ट्रेन भी कर रहे थे और हमने प्रैक्टिकल अपने करने के लिए हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दी थी कि ये हो सकता है। तो ये है कि सोलर एनर्जी इज आवर रेस्क्यू फॉर ए बेटर लिविंग। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए सोलर इंतहाई ज़रूरी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग ना करें, आजकल इतना जो सोलर के इक्विपमेंट वो इतना सस्ता हो गया है, तो अगर आप नेट मीटरिंग का सिस्टम सही कर दें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और उसको रीज़नेबल रेट पे रखें। हम ये नहीं कहते कि 25 सेंट पे रखें, 26 सेंट पे रखें, लेकिन अगर आप ग्रिड की बिजली का रेट कम कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, 11 सेंट पे भी लोग करेंगे तो ये चीज़ गौर करने के काबिल है। और आप मेरी जो 2-3 स्लाइड्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। एक बात और, बिजली महंगी क्यों आती है हमारे पास? फ्रॉम जनरेशन टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे सिस्टम में इतने ज़्यादा लॉसेस हैं। हमारे 17-18% लॉसेस हैं एवरेज, बट कई इलाकों में हमारे 30% लॉसेस भी हैं। तो भाई ये कम करना तो डिज़ाइन की बात है और ये डिटर्मिनेशन की बात है, नॉलेज की बात है कि आप इसको कम क्यों नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव दिस थिंग अप टू 7%। दी लॉसेस फॉर T&D लॉसेस जिसको कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ये देखें, अभी हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं जो हमारे ग्रिड सिस्टम है। ये एक एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत अरसे ये ट्राई किया कि भाई हम DC जहाँ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो DC ट्रांसमिशन पे हमें जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आप AC जनरेट कर रहे हैं, उसको आप DC पे कन्वर्ट करते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं DC पे, और लॉसेस आपके 4% पे आ जाते हैं। और ये बात कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको पता है, एवरीबडी नोज इट, बट व्हाई डोंट वी इम्प्लीमेंट। इसी के साथ और इस गुजारिश के साथ कि डिसीजन मेकर्स आम लोगों का ख्याल रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को कंट्रोल में लाएगी, और हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट और इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने से जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो लॉस हो रहा है, उस पर तवज्जो दें हम। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। और मैं अगेन, ये नहीं है कि अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं अभी भी
12-14 घंटे काम करता हूँ। तो लेकिन जो यंगर जनरेशन है इनके ब्राइट आइडियाज़ हैं। हम यंग ब्लड को मौका दें, उनको प्लान करने दें और उनकी तसी करें और वो सुनेंगे उसको। तो ये सिर्फ ये शोर करना कि जैन जी जो है वो हुकूमतें बदलने के लिए है, नहीं, वो एक बेटर सोशल इन्वायरमेंट, इक्वलिटी और इंसानियत की खिदमत के लिए ये बच्चे काम कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि हम अपने फैसले आम लोगों के लिए, कॉमन आदमी की मुसीबतों को दूर करने के लिए करेंगे और ये यकीन करेंगे कि जो 47% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं पाकिस्तान में, माफ़ कीजिए, उनको गुर्बत की लाइन से ऊपर ला सकते हैं। गुर्बत की लाइन से जनरली हम क्या समझते हैं? वो लोग जो $3 और $4 पर डे के दरमियान पैसे कमाते हैं, जो बच्चों को स्कूल भेजना हो तो सही खाना नहीं खिला सकते उनको। अगर खाना खिलाएं और स्कूल भेजें और बिजली का बिल पे करें तो उनको हर दफ़ा या तो कर्जा लेना पड़ता है या दोस्तों से और रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अब सोसाइटी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों को इंटरनेशनल उसमें कि 80% लोगों का पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड पिछले 3 साल में डाउन हुआ है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि हम अपने डिसीशन सोच समझ कर लेंगे और इसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी। और उसी के साथ आप भी दुआ भी करिए और सफ़र में शामिल होइए, लोगों को, डिसीशन मेकर्स को बावर कराइए कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको आप ठीक करें। और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनएफिशिएंसी और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं और जो लॉसेस हैं उनको हमें कम करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।